हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले जो हम लोग अभी लॉन्ग आंसर करने जा रहे हैं, लॉन्ग आंसर 12th क्लास बायोलॉजी का हम लोग वंशागत और विविधता के सिद्धांत, क्या वंशागत और विविधता के सिद्धांत, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास हम लोगों की होने वाली है। और इससे पहले की अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देखिए। वंशागत और विविधता के सिद्धांत के शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आइए चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, लॉन्ग आंसर करने से पहले हम लोग, क्योंकि चैप्टर जो है वो किस पे डिपेंड है, पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागति के नियम और उनके उनके वंशागत के नियम और उनके मटर के पौधे कितने लक्षण होते हैं, इन पर क्या है पूरा जो है डिपेंड है। तो हम लोग कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पहले उससे पहले जान लेते हैं। तो आइए समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। कहीं कहीं मेंडल के नियम भी लिख करके आ जाता है, तो इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल आ जाता है कि मेंडल का पूरा नाम लिखिए, तो इनका पूरा नाम जानना बहुत ही जरूरी है। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने देखो, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पर इन्होंने क्या, उद्यान के मटर, जो गार्डन पी होता है, उनको इन्होंने अपने प्रयोग में चुना। क्या क्या? अपने प्रयोग में चुना। देखो, उद्यान मटर के पौधे पर संकलन कराया। क्या किया? उद्यान मटर का जो पौधा था उस पर संकलन कराया। और संकलन कब से कब तक कराया? संकलन कब से कब तक कराया? तो 1856 से 1863 तक। कब तक? 1856 से 1863 तक। यानी कि इन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल क्या किया? स्टडी किया। क्या किया? स्टडी किया। देखो, 7 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया, इस वजह से क्योंकि देखो, पहले प्रूफ के लिए ना कैमरा था और ना आपका फोटो वाला सिस्टम चल रहा था, ना मोबाइल थे जिन पे क्या ये अपना रिकॉर्ड बना करके रख सके, रिकॉर्ड या प्रति रख सके। तो उन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पे 7 वर्ष तक जो अध्ययन किया, इनकी एक एक चीज के, मटर के जैसे छोटे पौधे से, बौने से और लंबे से क्रॉस कराया। उसके बाद पर्पल, जैसे कि नीला फूल है, नीला का सफेद से क्रॉस कराया, तो किस प्रकार, तो हर प्रकार से इनके मटर के इन्होंने सारे पहलू देख करके क्या किया था? उस पर प्रैक्टिकल किया था। क्या किया था? उसमें प्रैक्टिकल किया था। और उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना था? तो उन्होंने मटर का पौधा इस वजह से चुना था क्योंकि यह, देखो, यह जो है कि साल में 2 बार तैयार होने वाली फसल है। ठीक, साल में 2 बार तैयार होने वाली फसल है, तो इसमें जो है जनक और संतति ज्यादा मिल पाती है। क्या? जनक और संतति ज्यादा मिल पाती है, और एक फली में कम से कम 5-6 सीड्स होते हैं। तो इसमें क्या था? इनको प्रयोग करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या थी? उपलब्ध थी। ज्यादा से ज्यादा मटर ये उपलब्ध थे इनके लिए उसमें। और दूसरी चीज, ये कम जगह में भी बोया जा सकता था। इसको इसको घर पे भी, घर के गार्डन में भी बोया जा सकता था। तो इन चीजों को देखकर इन्होंने किसका, मटर का पौधा चुना था। अब मटर का बोटेनिकल नाम पूछा जाए तो मटर का बोटेनिकल नाम था पाइसम सटाइवम। क्या था? पाइसम सटाइवम था। ओके, ये याद रखना। अब सन 1866 में, क्या, सन 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट, क्या, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, पादप, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप संकरणों पर प्रयोग। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पादप संकरणों पर प्रयोग। तो ये इस नाम का इन्होंने एक शीर्षक निकाला। क्या क्या? इस नाम का इन्होंने क्या क्या एक शीर्षक निकाला। और जिसको भ्रूण नेचुरल, क्या, जिसको भ्रूण नेचुरल सोसाइटी, क्या था? भ्रूण, जो भ्रूण नेचुरल सोसाइटी पहले थी, तो वहां उसके समस्त क्या किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था। शीर्षक क्या निकाला था? पादप संकरणों पर प्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1884 में। मृत्यु कब हुई थी? 1884 में हुई थी। और हाँ, अगर पूछा जाए अनुवंशिकता या अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये एकदम याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने देखो क्या किए थे, इन्होंने जो वंशागति के नियम दिए थे, क्या थे? मंडल ने क्या किया था? वंशागति के नियम दिए थे। और वंशागति के नियम किसके? एक संकरण द्विसंकरण के बाद ही इन्होंने लाए थे। और एक संकरण द्विसंकरण आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इससे पहले की हमारी शॉर्ट आंसर की, जो शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर है उनकी क्लास हुई है, उसमें हमने जो द्विसंकरण और एक संकरण है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो जाकर के जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मेंडल के वंशागति के नियम समझते हैं। क्या? मेंडल के वंशागति के नियम समझते हैं। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। मेंडल के वंशागति के अंतर्गत कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो मेंडल ने अपने एक संकरण, क्या, मेंडल ने अपने एक संकरण तथा द्विसंकरण के बाद, एक संकरण द्विसंकरण पहले इन्होंने किया, उसके बाद क्या किया था? उसके बाद नियम निकाले जिन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के नियम। किसके नियम कहा जाता है? आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। पहले एक संकरण द्विसंकरण के बाद क्या किए थे? कुछ नियम निकाले थे जिनको कहा जाता है आनुवंशिकता के नियम। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के नियम।
अब पहला नियम इन्होंने निकाला था प्रभाविता का नियम। क्या निकाला था? प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम समझते हैं। इसमें क्या था? जब दो विपरीत लक्षणों वाले, क्या लक्षण जो हो, विपरीत लक्षण, सामान्य नहीं होने चाहिए, विपरीत लक्षण वाले जनकों यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं विपरीत लक्षण के हो, क्या हो? विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्या कराया जाए? संकरण कराया जाए। मध्य क्या कराया जाए? संकरण कराया जाए। जैसे कि एक लंबा माता, फादर लंबा हो गया और जो मदर है वो छोटी हो गई, स्मॉल हो गई, तो क्या हो गया? विपरीत लक्षण हो गए। क्या हो गया? विपरीत लक्षण हो गए। तो इनके मध्य क्या कराया जाए? संकरण कराया जाए। तो पहली पीढ़ी में एक कारक प्रभावी होकर क्या होगा? जो पहली पीढ़ी होगी उनकी, जो F1 जनरेशन होगी, उसमें क्या होगा? एक कारक प्रभावी होकर अपने को प्रदर्शित करता है। उसमें क्या होगा? एक ही कारक प्रभावी होगा। प्रभावी कौन होगा? जो लंबा होगा। प्रभावी कौन होगा? जो लंबा होगा। ओके। और छोटे वाला जो होगा वो अपने आप को अप्रभावी कर लेगा। तो यहाँ पर एक कारक, सिर्फ कौन सा एक कारक प्रभावी होगा? कौन सा कारक प्रभावी होगा? सिर्फ एक कारक प्रभावी होगा तथा दूसरा कारक अपने को अप्रभावी कर लेता है। जैसे लंबा और बौने में कराया गया, तो देखो जैसे मटर के पौधे लिए गए, एक लंबा लिया गया, एक बौना लिया गया, एक लंबा लिया गया, एक बौना लिया गया। जब लंबा वाला बढ़ने लगेगा तो छोटा वाला क्या कहेगा? जा भैया तू बढ़ ले, क्या जा भैया तू जी ले अपनी जिंदगी। छोटा वाला तो नीचे ही रहेगा और जो लंबा वाला है वो बढ़ करके ऊपर चला जाएगा। तो यह प्रभावी कौन सा हुआ? लंबा वाला प्रभावी हो गया। और जो बौना पौधा है, जो बौना मटर का पौधा है, उसने क्या कर दिया? अपने आप को अप्रभावी कर लिया। क्या कर लिया? उसने अपने आप को अप्रभावी कर लिया। बस आप ऐसे ही सुनते और समझते जाइए तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अप्रभावी वो कर लेगा। और यह नियम क्या कहलाएगा? प्रभाविता का नियम कहलाएगा। जब एक ने खुद को अप्रभावी कर लिया, एक ने क्या कर लिया? खुद को अप्रभावी कर लिया, दूसरे ने क्या किया? खुद को प्रभावी कर लिया। खुद को प्रभावी कर लिया, और जो प्रभावी कर लिया तो प्रभाविता का नियम कहलाएगा। जब प्रभावी कर लिया तो प्रभाविता का नियम कहलाएगा। देखो पूरा नियम कहता क्या है? जब विपरीत लक्षण, समझिए एकदम दिमाग में एकदम फिक्स बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल कि दोबारा देखना ही ना पड़े, ऐसा समझिए। तो इसमें क्या? देखो दो विपरीत लक्षण वाले जनक, क्या दो विपरीत लक्षण वाले जनक, जैसे कि एक लंबा ले लिया, क्या कर लिया? एक लंबा मटर का पेड़ ले लिया और एक बौना ले लिया। दोनों के मध्य क्या कराया गया? संकरण कराया गया। दोनों के मध्य संकरण कराया गया तो यहाँ पे क्या होगा? बौना वाला अपने आप को अप्रभावी कर लेगा और लंबे वाले से कहेगा जा तू अब बढ़ ले। तो यहाँ पे जो होगा लंबा प्रभावी हो जाएगा। लंबा क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। जब लंबा प्रभावी हो जाएगा तो यही क्या हो गया? प्रभाविता का नियम हो गया। यही क्या हो गया? एग्जैक्ट के मंडल का प्रभाविता का नियम हो गया। ओके, ये मंडल का प्रभाविता का नियम हो गया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। किसे समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेगा, एग्जाम के लिए रहेगा। और आपको जब आए तो आप वही यहाँ पे ऐड करना है उदाहरण। तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने प्रभाविता का नियम समझ लिया था। जब प्रभाविता का नियम समझ लिया था, अब हम लोग क्या समझेंगे? इसके आगे का समझते हैं एग्जाम्पल के, कैसे थ्रू संकलन करा करके कैसे जनरेशन इसकी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लंबा शुद्ध पेड़ ले लेंगे। मटर का कैसा ले लेंगे? लंबा और शुद्ध पेड़ ले लेंगे। जब उसका पौधा लेंगे मटर का, तो देखो जो लंबा होगा वो हम लोग मेल लेंगे। क्या लेंगे? मेल लेंगे। मेल को जो इसका सिंबल होता है वो होता है जीरो के ऊपर एरो का चिन्ह होता है। ओके, तो ये मेल होगा। ये कैसा होगा? डोमिनेंस होगा, यानी कि प्रभावी होगा। डोमिनेंस होगा यानी कि प्रभावी होगा। और इसके जो होंगे तो इसको देखो कैपिटल टी से हम लोग टॉल को कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी से लेंगे। अब जो फीमेल होगी, फीमेल का सिंबल होगा जीरो के ऊपर प्लस। क्या होगा? जीरो के ऊपर प्लस होगा। और ये कैसी होगी? ड्रॉप होगी। कैसी होगी? ड्रॉप यानी कि बौनी होगी। फीमेल जो पी का पौधा लेंगे वो कैसा लेंगे? बौना लेंगे, यानी कि ड्रॉप लेंगे। और ये कैसी होगी? रिसेसिव होगी। कैसी होगी? रिसेसिव होगी। अब इसके देखो क्या लेंगे? इसमें हम लोग लेंगे स्मॉल टी। बौने को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल टी से लिखते हैं। इनके बीच में क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। इनके बीच में क्या कराया जाएगा? संकरण कराया जाएगा। जब संकरण कराया जाएगा तो F1 जनरेशन कैसे प्राप्त होगी? F1 जनरेशन कैसी प्राप्त होगी? तो हमको यहाँ पे यही देखना है कि F1 जनरेशन कैसे कैसे प्राप्त होगी। तो सबसे हम लोग चार्ट बनाते हैं उसके पहले। देखो F1 जनरेशन, क्या F1 जो जनरेशन प्राप्त होगी, F1 जनरेशन कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए जो चार्ट बनाएंगे, इधर हम लोग ले लेते हैं ये, इधर हम लोग ले लेते हैं फीमेल और इधर ले लेते हैं क्या? मेल ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी और इधर फीमेल है तो इधर क्या? स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखते हैं इस जनरेशन में कितने लंबे पेड़ निकलते हैं। तो देखो जब टी का टी से कराएंगे तो टी और टी होगी। फिर इस टी का इस टी से कराएंगे तो टी होगी। फिर क्या? कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। फिर उसके बाद कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। तो यहाँ पर देखो जो टी है, यहाँ आपने पढ़ा था प्रभावी,
क्या जब आगे क्या होता है, ये प्रभावी वाला है तो जो दूसरा होगा अपने आप को वो अप्रभावी कर लेगा। तो यहाँ पे आल क्या होंगे, आल टाल प्लांट होंगे। कितने होंगे, आल टाल प्लांट होंगे, यानी कि 100% लंबे पौधे होंगे। कितना रेशियो प्राप्त होगा, 100% यहाँ पे लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये है प्रभाविता का नियम। क्या है, प्रभाविता का नियम। जब संकरण कराया जाएगा तो अलग अलग के अलग अलग लक्षणों वाले पौधों में जब संकलन कराते हैं और एक देखो मेल होगा वो लंबा लिया जाएगा और जो फीमेल होगी वो बौनी ली जाएगी, तो उस समय जब संकलन कराया जाएगा तो F1 जनरेशन जितनी होगी वो आल टाल पेड़ पाए जाएंगे। कैसे, आल टाल, सारे पौधे लंबे, 100% सारे पौधे F1 जनरेशन में कैसे। दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है, पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो कोई इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि तो फिर पृथक्करण हो रहा है, कोई चीज अलग हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि युग्मक जो है वो क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। ओके, तो आइए समझते हैं मेंडल का दूसरा नियम। क्या, आइए समझते हैं मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखो सबसे पहले कारकों का, क्या, कारकों का युग्म, कारकों का युग्म कैसा हो, जोड़ा हो युग्म, किसी लक्षण को संतति में जाता है। देखो कारकों का युग्म या जोड़ा जो कि क्या संतति में जाता है, कहाँ जाता है, संतति में जाता है, संतान में जाता है। ठीक, जनन की किसी अवस्था में, जब जनन होता हो, निषेचन होता हो, तो उसकी किसी भी स्टेज में क्या होता है, विच्छेदित हो जाता हो। क्या हो जाता हो, विच्छेदित, यानी कि जैसे कि जनन की किसी अवस्था में विच्छेदित हो जाता हो, जैसे कि अलग हो जाता हो, अलग हो रहा हो, अलग हो जाता हो, अर्थात प्रत्येक कारक अलग अलग हो जाता है। क्या होता है, विच्छेदित हो जाता है, प्रत्येक कारक क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अतः यह अगली पीढ़ी के जाने के पूर्व किसी कारक में फिर जुड़ जाता है। देखो पहले जनन के किसी अवस्था में विच्छेदित हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, विच्छेदित हो जाता है। उसके बाद अगली पीढ़ी में, जब अगली पीढ़ी में जाने से पहले क्या होता है, पुनः फिर जुड़ जाता है। क्या होता है, पुनः फिर जुड़ जाता है। तो जब पुनः फिर जुड़ जाता है तो इसीलिए क्या होता है, फिर जुड़ करके क्या होता है, जोड़ बना लेता है, युग्म बना लेता है, अपना युगल बना लेता है, जोड़ा बना लेता है। इसीलिए एक मात्रक, यानी कि एक मात्रक, जैसे कि हम लोग के माता पिता थे, उनके हम बच्चे हुए, ठीक, तो हमारे दादी बाबा या नाना नानी जो थे, उनके कुछ कैरेक्टर तो हमें आए होंगे, कुछ कैरेक्टर तो हमें आए होंगे, क्योंकि जब उनके वो बच्चों में आए थे तो क्या हो गया था, विच्छेदित हो गए थे, अलग हो गए। फिर जब हम लोगों का जन्म हुआ तो उसमें क्या हो गया, कैरेक्टर ने जोड़ा बना लिया, युग्म बना लिया। तो मात्रक और देखो, मात्रक और पैतृक कारक, क्या, मात्रक और पैतृक कारक क्या होते हैं, इसी वजह से एक जनरेशन जैसे होती है, माँ बाप के लक्षण जो बच्चों में जाते हैं, उसमें कुछ बहुत दादा बाबा जो दादी होती हैं और बाबा होते हैं और नाना नानी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैरेक्टर दिखाई देते हैं उनके पोती पोतियों में। ये बस यही कारण होता है, क्योंकि उतनी समय क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो युग्म बना लेते हैं अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व। ठीक, फिर क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब दूसरी भाषा में इसको समझते हैं। देखो युग्मक निर्माण के समय, जब युग्मक बन रहे हो, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये जो जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो एक क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, तो और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो दोनों एक में ज्वाइंट नहीं होंगे, जिससे कि दोनों अलग अलग युग्मक क्या होंगे, शुद्ध होंगे, प्योर होंगे। क्या होंगे, शुद्ध होंगे, प्योर होंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि क्या होते हैं, जुड़ने से पहले, जुड़ने के बाद कहते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और युग्मकों की जो होती है शुद्धता, जो होती है प्योरिटी, जो होती है वो बनी रहती है। क्या, प्योरिटी जो होती है वो बनी रहती है। इसी वजह से इसको, इसी जो नियम है इसको कहते हैं पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि पृथक होना, अलग होना, हमेशा दिमाग में सेटअप बनाए रखिए। क्योंकि जब अगर पृथक्करण का आ जाए, जैसे इसमें शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि 3 डिफिनेशन है, 3 नियम है, तो एक शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब योहन का नियम, स्वतंत्र योहन का नियम है, फिर पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, किसी एक पे टिप्पणी आ सकती है, फिर तीनों एक में ही आ सकते हैं मर्ज करके। तो ये नहीं फिर कहना कि मैम ने लोग समझाया नहीं था या मैम का पढ़ाया नहीं हुआ आया, तो लॉन्ग में से भी शॉर्ट बना करके पूछ लिया जाता है। क्या, लॉन्ग में से भी शॉर्ट बना करके पूछ लिया जाता है। तो ये इतना आपका क्लियर हुआ। देखो पृथक्करण होगा, बस पृथक्करण जहाँ पूछे इतना याद कर लेना कि युग्मक पृथक हो रहे हैं। क्या, युग्मक पृथक हो रहे हो, वहां पृथक्करण का नियम लगता है। और क्या, पृथक जब होंगे तो उनकी क्या होगी, युग्मकों की शुद्धता, इनकी प्योरिटी बनी रहेगी। क्या होगी, शुद्धता, इनकी प्योरिटी बनी रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहेंगे। तो अब देखो समझते हैं कैसे। मेल ले लिया, क्या कर लिया,
मेल ले लिया, मेल ले लिया गया लंबा, कैसा ले लिया गया लंबा यानी कि टॉल ले लिया गया, ओके। और मेल का ये सिंबल होता है जिससे हम लोग से पहचानते हैं। फीमेल ले लेगी बॉनी, कैसे ले ली, बॉनी यानी कि छोटी ले ली गई, ओके। तो ये क्या है, ये पेरेंट्स है, ये देखो क्या है, ये पेरेंट्स यानी कि जनक है, जनक है। तो देखो इसमें से एक टी आया, इसमें से क्या हुआ, एक टी आया, इसमें से एक टी लिया, ओके लिया, इनके बीच क्या हुआ, संकरण हुआ, क्या हुआ, संकरण की प्रोसेस हुई इनके बीच। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद जो हुआ कि देखो मिलने, जब ये मिले उसके बाद क्या हुआ, अलग हो गए, क्या हो गए, मिलने के बाद क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि ये टी अलग हो गया और ये टी अलग हुआ, यानी कि सामिश्रित जो है, सामिश्रित होने से पूर्व क्या हो गए, पृथक हो गए, सामिश्रित होने से बाद क्या हो गए, ये पृथक हो गए। तो पृथक हो गए तो यहाँ क्या हो गया, युग्मक जो है, गैमेट जो है, उनकी प्योरिटी यानी कि शुद्धता बनी रहे, क्या हुआ, शुद्धता बनी रही। ये पेड़ कैसा होगा, टॉल होगा यानी कि लंबा होगा, लंबा होने के बाद इनके जो गैमेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, तो यहाँ पे युग्मकों की शुद्धता क्या बनी रहेगी। तो इसी को कहते हैं सामिश्रित, सामिश्रित, और इसे पृथक्करण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। इसको सामिश्रित या पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो सामिश्रित हो, मिश्रित होने के बाद क्या हुए, अलग हो गए, तो ये पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम हुआ, इसका पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मेंडल का तीसरा नियम है, मेंडल का तीसरा, देखो दो नियम हम लोगों ने समझ लिए, अब तीसरा नियम समझते हैं। क्या, कौन सा तीसरा नियम समझते हैं, तीसरा नियम है क्या, देखो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। क्या, यहाँ पे सब फ्री होगा, क्या होगा भैया, स्वतंत्र होगा। जैसे घर में तोरई की सब्जी बनी, तोरई की ही सब्जी खानी है, कोई और सब्जी नहीं खानी है, तो हम लोग फ्री तो हुए नहीं, क्योंकि भैया तोरई खानी है तो खानी है। इसमें क्या है भैया, तोरई लौकी जो तुमको पसंद है, आलू मटर टमाटर कुछ भी खा सकते हो, ठीक। तो वही है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ओके। आइए इसको समझते हैं। किसी लक्षण, क्या किसी लक्षण, कोई भी लक्षण हो के कारक, देखो किसी भी लक्षण के कारक युग्म में से, जो युग्म होता है, देखो किसी भी लक्षण के कारक के युग्म में से कारकों का चयन, जो कारक होते हैं उनका चयन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, कोई भी कारक चुना जा सकता है, ओके। इसमें कारक स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित हो सकते हैं, क्या होते हैं, इसमें जो कारक होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित हो सकते हैं। ये नहीं कि तुमको वहीं ही जाना है या तुमको वहीं ही जाना, नहीं, ऐसे इसके कारक क्या होते हैं, स्वतंत्रता रूप से मिश्रित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं। ये है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। क्या क्या है, स्वतंत्र, मतलब इसका कोई भी कारक स्वतंत्र रूप से क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित हो सकता है। वह नए जीव का निर्माण कर सकता है। जब मिश्रित होगा तो नए जीव का निर्माण तो होगा ही, जब मिश्रित होगा तो नए जीव का निर्माण होगा। तो इसको देखो समझते हैं, देखो पीले को लिखेंगे कैपिटल वाई से, क्या, डबल कैपिटल वाई, और जो गोल है उसको लिखेंगे डबल कैपिटल आर, किसे लिखेंगे, डबल कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक। फिर हरा को लिखेंगे स्मॉल वाई, किसे लिखेंगे, देखो स्मॉल वाई से, ठीक। और झुर्रीदार को लिखेंगे स्मॉल आर से, किसे लिखेंगे, स्मॉल आर से लिखेंगे। तो अब देखो क्या होगा, ये क्या है, पेरेंट्स है, क्या है, पेरेंट्स है। अब इनमें संकरण कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, और देखेंगे F1 जनरेशन कैसी प्राप्त होगी, क्या, F1 जनरेशन कैसी प्राप्त होगी। देखो जब संकरण कराया गया, इनके मध्य जब क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, देखो प्राप्त क्या क्या हुआ। देखो कैपिटल को चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, वो कोई मायने नहीं रखता है, कि आपका टॉपिक ये नहीं है कि लो स्मॉल वाले ऊपर ही लिखे या फिर कैपिटल वाले इधर ही लिखे, किधर भी लिखोगे रेशियो तो वही आना है, किधर भी लिखोगे संकरण तो इन्हीं के मध्य कराना है आपको। तो देखो स्मॉल एक्स कैपिटल एक साथ संकरण कराया, देखो एक वाई, देखो कैपिटल जो यहाँ से लिया कैपिटल वाई, और यहाँ पे देखो क्या आया, देखो जब कराया गया तो यहाँ पे आपका बना आर वाई, यहाँ पे बना आपका कैपिटल आर वाई। अब इनके मध्य क्या करते हैं हम लोग, संकलन कराएं। इनका जब संकलन कराया जाएगा, देखो पीले पीले ले लिए, गोले लिए, हरे ले लिए, झुर्रीदार ले लिए, चार प्रकार के बीज ले लिए। कैसे ले लिए, देखो पीले ले लिए, गोले ले लिए, हरे ले लिए, झुर्रीदार ले लिए, चार प्रकार के बीज ले लिए। अब इनके मध्य संकलन कराएंगे, क्या कराएंगे, इनके मध्य संकलन कराएंगे। जब संकलन कराएंगे, देखो यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, तो ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई, ओके। फिर अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ओके। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। फिर अब उसके बाद कैपिटल वाई हो गई और स्मॉल वाई हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, और कैपिटल वाई हो गई और स्मॉल वाई हो गई। इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा,
10%। कितना, देखो F1 जनरेशन का जो रेशियो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 10% पीले गोल बीज। क्या 10% क्या प्राप्त होंगे? देखो यहाँ पे जो कैपिटल आर देखिए यहाँ पे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10% जो प्राप्त होंगे पीले गोल बीज प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? पीले प्राप्त होंगे और गोल बीज प्राप्त होंगे। कैसे? पीले और गोल बीज प्राप्त होंगे। क्यों? देखो यहाँ पे आज जो कैपिटल है तो कैपिटल क्या करेगा? अपने आप को प्रभावित कर लेगा। कैपिटल क्या करेगा? अपने आप को प्रभावित कर लेगा। और यहाँ पे वाई क्या करेगा? अपने आप को प्रभावित कर लेगा। तो देखो पीला प्राप्त होगा और गोल बीज प्राप्त होगा। देखो कैपिटल आर जब अपने आप को प्रभावित करेगा तो बीज गोला होगा। क्या होगा? गोल होगा। और जब कैपिटल वाई अपने आप को प्रभावित होगा तो बीज कैसा होगा? पीला होगा। अब इसे स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण की जब प्रोसेस कराएंगे तो देखेंगे सेकेंड जनरेशन जो आएगी वो कैसी होगी, सेकेंड जनरेशन का रेशियो कैसा होगा। तो देखिए कराते हैं इसमें। यहाँ पे देखो ये कैपिटल आर वाई है, ये कैपिटल आर वाई है, फिर ये कैपिटल आर वाई है, कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, स्मॉल आर वाई, ये सारी आपकी क्या है? स्मॉल है। ओके, ये स्मॉल है आपकी। तो आइए देखते हैं इसका क्या हुआ। देखो कैपिटल आर आर वाई वाई हो गया इसमें। इसका जब कराएंगे तो कैपिटल आर वाई वाई हो जाएगा। फिर इसका जब कराया जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इधर जब कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितना हो गया? अब इसको फिर यहाँ पे कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई होगी, स्मॉल वाई होगी। यहाँ पे भी यही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिर इसका जब कराएंगे तो देखो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे हो गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, फिर उसके बाद देखो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई वाई। अब बेसिक प्राप्त होगी, यानी कि इसका फिनोटाइप जो होता है वो अनुपात कितना होगा। क्या? फिनोटाइप का अनुपात कितना होगा। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे देखो 9 क्या होंगे? पीले और गोल बीज प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? पीले और गोल बीज प्राप्त होंगे। 9 कितने? 9 होंगे पीले और गोल बीज प्राप्त होंगे। और 3 कितने बीज प्राप्त होंगे? हरे और गोल प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? हरे प्राप्त होंगे और गोल प्राप्त होंगे, हरे प्राप्त होंगे और गोल प्राप्त होंगे। और 3 फिर कैसे प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त होंगे पीले और झुर्रीदार। कैसे प्राप्त होंगे? पीले प्राप्त होंगे और झुर्रीदार प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? पीले प्राप्त होंगे, झुर्रीदार प्राप्त होंगे। और एक कैसा प्राप्त होगा? हरा और झुर्रीदार। कैसा? हरा और झुर्रीदार। एक प्राप्त होगा हरा और झुर्रीदार प्राप्त होगा। ओके, तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा, फिनोटाइप अनुपात, क्या फिनोटाइप अनुपात जो होगा देखो कितना होगा? 9:3:3:1। कितना होगा? 9:3:3:1। ये क्या प्राप्त होगा? फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र अभिवन का। हम लोगों ने अभी क्या मेंडलवाद के क्या तीनों नियम समझ लिए बहुत अच्छे से। वो हम लोग का टॉपिक क्या फिनिश हो गया। वो टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम ऑफ व्यू से। उसमें देखो टेंथ में भी क्या है? वो इंपॉर्टेंट है और 12th में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें देखो जो प्रभाविता का नियम है आपका, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अभिवन का नियम है। तो उसमें ये है कि देखो एक में लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और उसका शॉर्ट भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्र अभिवन पर क्या टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का आ गया, या प्रभाविता का नंबर 2 नंबर का आ गया। तो ऐसे उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पुटअप हो सकते हैं। तीसरा देखो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो हम लोग देखो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा कोर्स कवर करना क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण। देखो पहला पढ़ेंगे हम लोग पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये सब पढ़ने से पहले हम लोग क्या टॉपिक समझ लेते हैं, लिंग निर्धारण आखिर है क्या, ये होता कैसे है। तो आइए समझते हैं। देखो लैंगिक जीव करने वाले जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जिसको देखो या तो द्विलिंगी कहते हैं या इसको उभयलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी और उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? जैसे कि
एक बॉडी पार्ट में दो मेल या फीमेल दोनों के ऑर्गन के एक ही बॉडी पार्ट में रहेंगे, जैसे कि केचुआ आपने देखा होगा, अर्थवर्म जो है, ठीक। तो अर्थवर्म आपने देखा होगा, तो ये आता है द्विलिंगी या उभयलिंगी में, क्योंकि जो एक केचुआ होता है आपका, अर्थवर्म होता है, उसमें एक ही बॉडी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं। अब एकलिंगी क्या होता है? देखो एकलिंगी क्या होता है, एकलिंगी क्या होता है, एकलिंगी जैसे है, देखो एकलिंगी का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य ही है। क्या मनुष्य है, जो आपके जीव जंतु दिखते हैं, इसमें क्या मेल और फीमेल, क्या मेल और फीमेल दोनों क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, तो ये होते हैं आपके एकलिंगी। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो आज समझते हैं क्या होता है। एक लिंगी जीव में नर तथा मादा जनन अंग, क्या एक लिंगी जो जीव होता है उसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग जीवों में होते हैं, यानी कि मादा अलग होगी और नर अलग होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है। क्या शारीरिक जो संरचना होती है उसमें भी अंतर होता है। देखो जो मेल होता है उसके दाढ़ी मूछे होती हैं, जो स्त्रियों के तो दाढ़ी मूछे होती नहीं है। स्त्री में क्या होता है, स्तनों का विकास होता है और मासिक धर्म आते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसे लिंग भेद कहते हैं। क्या जो मेल और फीमेल जो बॉडी होती है जो अलग अलग होते हैं उसमें अंतर होता है, इसी को कहते हैं लिंग भेद। यानी क्या है, लिंगों में भेद है, मेल और फीमेल में क्या है, अंतर है। तो इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जो मैकलन वैज्ञानिक थे, क्या मैकलन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1902 में, कब, 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगर क्वेश्चन बने आपसे एमसीक्यू में कि गुणसूत्रवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो गुणसूत्रवाद का सिद्धांत मैकलन ने प्रतिपादित किया था। कब प्रतिपादित किया था? तो 1902 में प्रतिपादित किया था। ओके, तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जो लिंग होते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, होने वाली संतति कैसी मेल होगी या फीमेल होगी, वो किस पर निर्धारित करता है, वो गुणसूत्रों पर निर्धारित करता है। किस पर निर्धारित करता है? गुणसूत्रों पर निर्धारित करता है। तथा इसकी वंशागत मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। यह नियम भी जो क्या लिंग निर्धारण है, ये भी किसके अनुसार होता है? तो यह जो वंशागत है मेंडल के नियम के अनुसार इसका होता है। अब लिंग निर्धारण क्रोमोसोम हम लोग समझेंगे होते क्या है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखो एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है हेट्रोसोम। क्या होता है? एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है हेट्रोसोम। ऑटोसोम को हिंदी में कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अलिंगी गुणसूत्र। और जो हेट्रोसोम है उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र का मतलब है समान लक्षणों का निर्धारण। क्या? समान लक्षणों का निर्धारण, यानी कि होने वाली मेल या फीमेल जो होता है वो कैसा होगा, उसके सामान्य लक्षण का निर्धारण करता है। ये करता है समान लक्षणों का निर्धारण। और जो आपका हेट्रोसोम होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोमल कहते हैं, तो यह क्या करता है, इसका अर्थ होता है लिंग का निर्धारण करना। किसका करना? लिंग का निर्धारण करना। मतलब जैसे कि होने वाला जो बच्चा है उसमें सामान्य लक्षण कैसे होंगे, वो कैसा दिखेगा या किस प्रकार का दिखेगा या उसकी एक्टिविटी कैसी होंगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो इसने क्या किया, ऑटोसोम ने सारा वर्क कर दिया। अब हेट्रोसोम क्या करेगा? हेट्रोसोम ये निर्धारण करेगा कि होने वाली जो संतति है वो लड़का होगा कि लड़की होगी, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिसाइड करेगा आपका हेट्रोसोम। ओके, अब हम लोग समझ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी बन सकता है, आपको शॉर्ट में भी बन सकता है। ओके, तो हम लोग देखो समझते हैं एक्स एक्स या एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। कहने का मतलब है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। क्या? मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ओके, तो इसके थ्रू देखो हम लोग ड्रोसोफिला का भी समझेंगे, लिंग निर्धारण कैसे होता है, और मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये समझेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं। देखो कुछ कीट जैसे कि ड्रोसोफिला, कुछ कीट का मतलब है जैसे कि ड्रोसोफिला, वह मनुष्यों सहित, क्या, वह मनुष्यों सहित सभी स्तनधारी, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, सब में इसी प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। कोई अलग से लिंग निर्धारण नहीं होता है कि जितने भी प्रकार के स्तनधारी हैं सब में अलग प्रकार का क्या होगा, लिंग निर्धारण होगा, तो ऐसा नहीं है। देखो ड्रोसोफिला हो गया और मनुष्य, इसके अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं सब में इसी प्रकार का क्या होता है, लिंग निर्धारण की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। देखो जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो मादाएं होती हैं, क्या होती हैं, उनमें जो मादाएं होती हैं यानी कि जो फीमेल होती हैं, उनमें समान क्रोमोसोम क्या होते हैं, समान क्रोमोसोम का मतलब होता है एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स एक्स। जो फीमेल होती हैं उनको एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी कि उसमें जो क्रोमोसोम है वो कैसा पाया जाता है, एक्स एक्स। एक्स एक्स पाया जाएगा तो वो कैसा पाया जाएगा, समयुग्मजी। कैसी होंगी? जो फीमेल होती है वो समयुग्मजी होती है। क्या होती है? फीमेल समयुग्मजी होती है। और देखो जैसे कि कुछ कीट होते हैं उनमें जो मादाएं होती हैं वो विषम युग्मजी होती हैं,
और जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, समयुग्मजीव होते हैं। तो मनुष्यों और ड्रोसोफिला और स्तनधारियों में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो समयुग्मजीव होती हैं, यानी कि उसमें एक्स एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है। तथा जो नर होते हैं, क्या होते हैं, नर में आसमान क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आसमान क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि इसमें एक्स वाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, जिसको कहते हैं विषम युग्मजीव। क्या कहते हैं, विषम युग्मजीव। जब दोनों समान हो, जहां पे क्रोमोसोम समान होते हैं उसको समयुग्मजीव कहते हैं, जहां पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, उसको उसे कहते हैं विषम युग्मजीव। क्या कहते हैं, विषम युग्मजीव कहते हैं। तो नर में विषम युग्मजीव क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, विषम युग्मजीव क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ड्रोसोफिला और मनुष्य का लिंग निर्धारण समझेंगे। ओके, देखो जो ड्रोसोफिला होता है इसमें 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये बात एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। ओके, तो 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें 3 आलिंगी गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, आलिंगी गुणसूत्र होते हैं। 3 जो होते हैं वो आलिंगी होते हैं, यानी कि ऑटोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। 3 होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं, 3 ऑटोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जो एक होता है वो होता है लिंगी गुणसूत्र। कैसा होता है, लिंगी गुणसूत्र होता है। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है कैसा होता है, लिंगी होता है। और यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि सेक्स का निर्धारण कौन करता है, एक लिंगी जो जोड़ी होती है, जो चौथी जोड़ी होती है वो क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। ये एक्स एक्स यानी कि देखो जो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स वाई है, ये क्या है, नर है। क्या है, नर है। जहां पे हम देखो ड्रोसोफिला और मेल, जो ड्रोसोफिला और जो मनुष्य है उसको साथ में लेकर के चलेंगे, निर्धारण करेंगे। और यहाँ पे देखो जो मनुष्य होता है इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पूछा जाए तो 23 कितने से पाए जाते हैं, देखो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें देखो 22 अलिंगी जो होती है जोड़ी, क्या होती है, 22 जो होते हैं अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, अलिंगी क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जो एक होता है लास्ट वाला 23वां जो जोड़ी होती है, यह क्या करती है, ये सेक्स का निर्धारण करती है। किसका करती है, सेक्स का निर्धारण करती है, यानी कि होने वाली संतति कैसी होगी, मेल होगी कि फीमेल होगी, मेल होगी कि फीमेल होगी। यहाँ पे हम लोग ड्रोसोफिला और जो फीमेल है मनुष्य में वो साथ में लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा। क्या होगा, एक्स एक्स होगा, ये लेकर के चलेंगे। तो आइए हम लोग लिंग निर्धारण समझते हैं। क्या समझते हैं, लिंग निर्धारण समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जब इनके बीच जब संकरण कराया जाएगा, जब इनके बीच निषेचन की प्रोसेस कराई जाएगी, तो कितनी मेल प्राप्त होंगे, कितने फीमेल प्राप्त होंगे। ठीक, तो में और ड्रोसोफिला में साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए इधर ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, इधर ले लेंगे हम लोग फीमेल ले लेंगे, इधर हम लोग फीमेल को ले लेंगे, और इधर हम लोग क्या ले लेंगे, मेल को ले लेंगे। ओके, तो ले लेते हैं, ये देखते हैं, ये हो गई फीमेल आपकी, फीमेल को 0+ से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया मेल आपका, क्या हो गया, मेल हो गया। तो यहाँ पे एक्स एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पे एक्स और वाई कर लेंगे। ये मेल हो गया, वो आपकी फीमेल होगी। ओके, जब इसका संकलन कराया जाएगा, देखो एक एक्स यहाँ से मिला, एक एक्स यहाँ से मिला, एक एक्स नर ने दिया और एक एक्स मादा ने दिया। ठीक, तो यहाँ पे बन गई आपकी लड़की। ओके, फिर यहाँ पे एक्स मिला, फिर यहाँ पे एक्स मिला, एक एक्स इधर से आया और एक एक्स इधर से आया। ये भी संतति जो हुई, ये कैसी हुई, ये भी लड़की हुई। अब यहाँ पे नीचे वाई है, तो यहाँ से आपको एक्स मिला फिर वाई मिली, यानी कि ये संतति होने वाली लड़की होगी, लड़का होगा। फिर यहाँ पे क्या मिला, एक्स मिला वाई मिला। ठीक, ये भी क्या होगा, लड़का होगा। ओके, तो यहाँ पे रेशियो क्या प्राप्त हुआ, देखो जो मेल का जो है रेशियो और फीमेल का रेशियो देखते हैं, मेल का और फीमेल का। देखो जहाँ यहाँ पे जो मेल होंगे वो भी 50% होंगे। कितने प्रतिशत होंगे, 50% होंगे। और जो फीमेल होंगी वो भी कितनी होंगी, 50% होंगी। तो यहाँ पे कितना रेशियो प्राप्त होगा, जब मेल और फीमेल का जब निषेचन कराया जाएगा, तो यहाँ पे 50% मेल प्राप्त होंगे और 50% फीमेल प्राप्त होंगी। हम लोगों ने मनुष्य और ड्रोसोफिला का एक में समझ लिया। ठीक है, उसका कि निषेचन कैसे होता है, उसके बाद संतति का रेशियो कितना आता है। अब हम लोग समझेंगे, देखो जब जेड डब्ल्यू या जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, जेड डब्ल्यू या जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण, इसे कहते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण। इस लिंग निर्धारण क्या कहते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण बोला जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले विषम युग्मजी क्या हो, मादा हो। क्या हो, इसमें क्या होती है, विषम युग्मजी मादा होती है। उसमें क्या हो रहा था, विषम युग्मजी नर हो रहा था। जो हम लोगों ने मनुष्य में पढ़ा था, उसमें मनुष्य में क्या था, मादा थी वो सम युग्मजी थी, क्योंकि उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते थे। और जो नर था वो विषम युग्मजी था, क्योंकि उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जा रहे थे। ठीक, और जस्ट अपोजिट है इसमें,
जस्ट अपोजिट है। इसमें देखो क्या है, विषम युग्मजी मादा पक्षियों में जब होगा, पक्षियों में जब लिंग निर्धारण होगा तो उसमें क्या होगी, विषम युग्मजी मादा होगी। मादा कैसे होगी, विषम युग्मजी होगी। यहाँ पर देखो जो लिंग है, जो सेक्स है, उसका निर्धारण कौन कर रही है, मादा कर रही है, यानी कि फीमेल कर रही है। और मनुष्य या मेमल्स में क्या हो रहा था, वहां पे पुरुष क्या कर रहा था, मेल क्या कर रहा था, सेक्स का निर्धारण कर रहा था। यहाँ पे नर बेचारे का कोई दोष नहीं होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें नर की कोई वो नहीं होती। जैसे कि मनुष्यों में अगर यानी कि फीमेल अगर विषम युग्मजी होती तो बिल्कुल उसको क्या क्या बैन ही कर दिया जाता, क्योंकि अभी भी बहुत देखो रूढ़वादियां चल रही हैं कि लड़कियां हो रही हैं तो इसमें मम्मी का कसूर है या माता का दोष है। तो उस वजह से तो कहो कम से कम मनुष्य में क्या है कि मादा जो है वो विषम युग्मजी नहीं है। यहाँ पे पक्षियों में क्या है, मादा विषम युग्मजी है। देखो मादा जो है, मादा को ZW से प्रदर्शित करेंगे, क्या कैसे करेंगे, ZW 2 क्रोमोसोम से प्रदर्शित करेंगे। क्रोमोसोम कैसा है, विषम युग्मजी। क्रोमोसोम कैसा है, विषम युग्मजी है। यहाँ पर 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के अंडे बनेंगे, 2 प्रकार के एग बनेंगे। एक आपका जेड बनेगा, एक आपका डब्लू बनेगा। एक आपका जेड बनेगा और एक आपका डब्लू बनेगा। और जो नर है, नर को हम लोग, नर के देखो जो क्रोमोसोम होंगे उसको जेड जेड से प्रदर्शित करेंगे। किससे, जेड जेड से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें इसकी भागीदारी से होगा कि मेल होगी या फीमेल होगी, क्योंकि इसमें जो जो मेल है उसमें उसके पास तो जेड है, उसके पास क्रोमोसोम तो जेड ही आएगा ना। जब जेड आएगा तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नर नहीं, मेल नहीं है। तो क्या होगा, इससे इससे जो स्पर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पर्म जो मिलेगा वो जेड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। जब देखो होने वाली संतति कैसी होगी, एक इससे जेड मिलेगा तो यहाँ पे जेड जेड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो जेड डब्ल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेड डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये होगा, देखो यहाँ पे ये मेल, ये जो है यहाँ पे मेल बनेगा, ये फीमेल बनेगी। क्या बनेगा, मेल बनेगा, ये फीमेल बनेगी, यानी कि ये मुर्गा बनेगा और ये मुर्गी बनेगी आपकी, ठीक। तो ये हो गया जो है पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब इसको समझते हैं। देखो पक्षियों व कुछ सरीसृपों में, क्या पक्षी जो होते हैं वह अन्य सरीसृप जो होते हैं कि नर तथा मादा, क्या जो नर होते हैं और मादा होते हैं, यानी कि जो मेल होती हैं और फीमेल होती हैं, दोनों लिंगों यानी कि जो सेक्स होते हैं, लिंग जो होते हैं, में 2 लिंग क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 2 लिंग जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन इनमें जो मादाएं होती हैं, देखो अभी हमने आपको क्या बताया, जो मादा होगी, जो फीमेल होगी, वो होगी विषम युग्मजी। कैसी होगी, विषम युग्मजी। और जो नर होगा वो कैसा होगा, सम युग्मजी होगा। कैसा होगा, सम युग्मजी होगा। ये बात याद रखेंगे पक्षियों में कि मादा जो होगी वो विषम युग्मजी होगी। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, मादा कैसी होगी, विषम युग्मजी होगी। यानी कि मादा के पास 2 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ZW। और जो नर होगा वो सम युग्मजी होगा, उसके पास क्या, जेड जेड एक ही प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अब जो नर के पास जो जेड जेड ही पाया जाएगा, उससे आएगा तो जेड ही ना आएगा। जब जब उसका निषेचन होगा तो जेड ही तो वहां से मिलेगा, वहां से जेड ही क्रोमोसोम आएगा। तो जो सेक्स का निर्धारण कौन करेगा, यहाँ पे फीमेल करेगी। क्या करेगी, फीमेल करेगी, ठीक है। तो पक्षियों में मादा के लिंग क्रोमोसोम को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड व डब्ल्यू से। किससे, जेड व डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तथा नर के लिंग क्रोमोसोम को जेड जेड के नाम से प्रदर्शित किया जाता है या नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा, क्या, कि इनका रेशियो क्या होगा मेल फीमेल का। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक। देखते हैं कितना रेशियो प्राप्त होगा। देखो क्या किया गया, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मेल ले ली, फीमेल लिया। क्या ले लिया जाएगा, देखो मेल ले लिया जाएगा और फीमेल ले लिया जाएगा। इधर हम लोग ले लेते हैं मेल, ये हो गई आपकी फीमेल, ठीक। फीमेल का हो गया ZW, मेल का हो गया जेड जेड, ठीक। अब देखो जेड जेड का जब कराएंगे तो यहाँ पे जेड जेड यानी कि मेल बनेगा। फिर यहाँ से जेड जेड का कराएंगे तो यहाँ पे जेड जेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, मेल बनेगा। फिर यहाँ पे जब कराएंगे, देखो एक इधर से एक जेड आया, यहाँ पे एक डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जब कराया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से मिलेगा जेड, यहाँ से मिलेगा डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये फिक्स हुआ कि यहाँ पे 50%, क्या 50% जो मेल बनेंगे, क्या बनेंगे, मेल। और 50% क्या बनेंगी, फीमेल बनेंगी। क्या बनेंगी, फीमेल। यानी कि ये बनेंगे, देखो ये बनेंगे मुर्गा, ये बनेंगे मुर्गी। क्या बनेंगे, ये बनेंगे मुर्गा यहाँ पे। और ये जो डिफिनेशन है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग समझते हैं क्या, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। देखो जो मधुमक्खियां जो कॉलोनी में जीव रहते हैं, उसमें इसी प्रकार का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। देखो मधुमक्खी का जो लिंग निर्धारण होता है वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसी, इंटरेस्टिंग कहानी है, बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी है। सबसे पहले समझ लेते हैं मधुमक्खी अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं,
एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ओके, इतना समझ लिया। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, क्या एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। देखिए, एक मधुमक्खी रानी होती है, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अपने लोगों जैसा नहीं होता है, मनुष्यों के तरीके नहीं होता है, ना फिर मुर्गा मुर्गी के तरीके होता है, ना कि पक्षियों के तरीके होता है। इसमें क्या होता है, मधुमक्खी होती है भैया, इनके क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। वर्कर इनकी सेवा करने के लिए होते हैं। इनके सैनिक होते हैं, क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। देखा होगा कुछ मधुमक्खियां होती हैं जिनके डंक जो है बड़े बड़े होते हैं, उनका सिर बड़ा सा होता है, उभरा हुआ होता है। कुछ छोटी मक्खियां होती हैं, देखा होगा कभी मधुमक्खियां भन्न 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 को ऐसे करते, पूंछ उठा उठा के, तो ये क्या होता है, मधुमक्खियों का नाच होता है। क्या होता है, मधुमक्खियों का नाच होता है। 2 प्रकार का नाच होता है, ठीक। अभी तो एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद क्या हम ये मधुमक्खियों का नाच वाला जो एक टॉपिक है वो अलग से करेंगे कवर। तो मधुमक्खियों के नाच के द्वारा क्या करते हैं, ये अपना भोजन ढूंढते हैं। किसके द्वारा, नाच के द्वारा। देखो मधुमक्खियां भोजन लेकर आती हैं, यानी कि फूलों से मकरंद रस लेकर के आती हैं, वो स्वयं नहीं खा करके, ठीक। उनके लिए बनती है रोटी। मधुमक्खियां जो वर्कर होती हैं, वर्कर सैनिक के लिए बनती है रोटी, वो खाती हैं रोटियां। ये जो मधुमक्खी रानी होती हैं, इनके लिए स्पेशल प्रकार का रॉयल जेली, इनके भोजन को क्या कहते हैं, रॉयल जेली कहते हैं, रॉयल जेली कहा जाता है, ठीक। ये रॉयल जेली भोजन खाती हैं, ठीक। रॉयल जेली भोजन खाती हैं, जिससे क्या होती है, इनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रजनन क्षमता बढ़ती है। इनका काम क्या होता है, छत्ते में पड़े रहना, बढ़िया, और उसके बाद क्या, अपनी सेवा पानी खातिरदारी कराते रहना। हम्म, और रॉयल जेली खाना और अंडे देना, इनका काम इतना होता है। बाकी मेहनत का काम वर्कर और सैनिक करते हैं, ठीक। कौन करता है, वर्कर और सैनिक करते हैं। अब उसके बाद क्या, स्वर्मिंग होता है, यानी कि इसका जब प्रजनन का समय आता है, स्वर्मिंग होता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में ड्रोन रहते हैं। क्या रहते हैं, ड्रोन, यानी कि नर, जिनको बोलते हैं नर मधुमक्खियां, ड्रोन को बोलते हैं नर मधुमक्खियां। ड्रोन बिल्कुल निठल्ले होते हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके पास डंक भी नहीं होता है। अगर उनको वर्कर मधुमक्खियां लात मार के रानी निकाल दे, तो उनके पास ये भी नहीं है कि अपने पास ये खाना खा ले, क्योंकि इनके पास कोई भी क्षमता नहीं होती है। बस ये छत्ते में रहते हैं निषेचन के लिए। निषेचन करने के बाद मधुमक्खी क्या करती है, इनको लात मार के बाहर निकाल देती है, और बेचारे ये मर जाते हैं। क्या होते हैं, बेचारे ये मर जाते हैं। चलो आप समझते हैं, ये मधुमक्खी है, ठीक। ये मधुमक्खी, इसने रॉयल जेली खाई, ठीक। मधुमक्खी इसने रॉयल जेली खाई, और देखो इसके पेट में क्या है, एग, ठीक। एग देखो दिख रहे हैं आपको बने होंगे, तो एक कैसे, देखो पहले स्पर्म आए। जब स्वर्मिंग होता है तो बहुत, देखो एक मधुमक्खी आने के साथ 8 10 12 जितने भी उसके छत्ते में ड्रोन होते हैं, सभी उड़ान भरते हैं। जो एक नर यानी कि ड्रोन होता है, जो इसको मधुमक्खी को निषेचित करता है, उसके अलावा जितने भी ड्रोन होते हैं वो दोबारा छत्ते में वापस नहीं आते हैं। बाकी वो वहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि आते भी हैं तो आते भी तो हैं, अगर आ भी जाते हैं छत्ते में, तो जो मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, उनको डंक मार मार के बाहर निकाल देती है छत्ते से, और वो बेचारे मरने पे मजबूर हो जाते हैं। और जो इसके साथ जो निषेचन करता है, वो ड्रोन क्या होता है, तुरंत मर जाता है। निषेचन के बाद तुरंत मर जाता है वो ड्रोन, ठीक। अब निषेचन हुआ, मधुमक्खी के पास बहुत सारे अंडे होते हैं, हजारों की संख्या में अंडे होते हैं। तो देखिए, इसमें से कुछ अनफर्टिलाइज एग होते हैं। अनफर्टिलाइज का मतलब होता है कुछ निषेचित हो जाते हैं, कुछ निषेचित नहीं होते हैं, ठीक। कुछ निषेचित हो जाते हैं, कुछ निषेचित नहीं होते हैं। और जो निषेचित हो जाते हैं, जो अनिषेचित एग होते हैं, वो कितने होते हैं, 16। अनिषेचित एग में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। तो जो अनिषेचित अंडे होते हैं, इन्हीं से जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये अनिषेचित अंडों से ही क्या बनते हैं, मेल यानी कि ड्रोन बनते हैं। अब अगर पूछा जाए कि अनिषेचित अंडों से क्या बनता है, तो ड्रोन बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं, ड्रोन बनते हैं। इनमें 16 गुणसूत्र होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें 32 होते हैं। मधुमक्खी में कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक। अब 32 में जो निषेचित एग हो गए, कैसे हो गए, निषेचित हो गए, जिनका फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचित एग हो गए। देखो एक हो गया, स्पर्म हो गया, दोनों कैसे हैं, अभी हैप्लॉइड है। कैसे, दोनों हैप्लॉइड है। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इन्हें जो निषेचित अंडे हैं, इनसे क्या बनते हैं, वर्कर बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्कर बनते हैं, यानी कि अगुणित जो होते हैं, श्रमिक बनते हैं। क्या बनते हैं, इनसे श्रमिक बनते हैं, श्रमिक और सैनिक बनते हैं। क्या बनते हैं, श्रमिक और सैनिक बनते हैं इनसे। अब हम लोग देख समझते हैं, जो जाइगोट होता है, इनमें कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं, ड्रोन बनते हैं, जो है आपके ड्रोन बनते हैं। जाइगोट जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है, ठीक है। अब देखिए, मधुमक्खी, वास्प, चींटियां, क्या क्या, देखो मधुमक्खी, वास्प, चींटियां व कुछ अन्य
हाइमेनोप्टेरस, क्या हाइमेनोप्टेरस में 3 प्रकार के जीव बनते हैं। कितने प्रकार? अगर पूछा जाए कितने प्रकार के जीव बनते हैं तो देखो आपके 3 प्रकार के जीव बनते हैं। जब इनका निषेचन हुआ तो कितने प्रकार के जीव बने? देखो अगुणित ड्रोन बने, यानी कि हैप्लॉइड ड्रोन बने। ये तो आपके दुगुणित है, क्या है ये आपके दुगुणित बने। और रानी भी कैसी बनी? दुगुणित बनी। रानी भी कैसी बनी? दुगुणित बनी। अब सबसे पहला क्या, दुगुणित रानियां बनती हैं। रानियां 2-3 जैसे 4-5 ऊपर जो सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट दिखाई पड़ी, जिसे फर्टिलाइजेशन की क्षमता सबसे अच्छी होती है, उसी को क्या रॉयल जेली खिला करके उसको रानी अच्छे से बना दिया जाता है। ठीक, यह क्या करती है? यह निषेचित अंडों से बनती है। रानी पूछा जाए किससे बनती है तो रानी हमेशा निषेचित अंडों से बनती है। और अनिषेचित अंडों से ड्रोन बनते हैं। कौन बनते हैं? अनिषेचित अंडों से ड्रोन बनते हैं। और दूसरा क्या है? दुगुणित श्रमिक। क्या है? दुगुणित श्रमिक। श्रमिक या सैनिक। ओके, श्रमिक या सैनिक। यह निषेचित अंडों से बनती है। यह भी किससे किससे बनते हैं? यह भी जो है निषेचित अंडों से बनते हैं। परंतु इसके जनन अंग, क्या जो इसके जनन अंग होते हैं पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, तभी तो ये श्रमिक होते हैं। और जो ये रानियां होती हैं इनके जो जनन अंग होते हैं ये बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। रानियों में जनन अंग अच्छे से विकसित होते हैं, तभी तो ये क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, इनकी जो होती है फर्टिलाइजेशन की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। और जो दुगुणित रानियां होती हैं इनमें जनन अंग अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, तभी तो ये क्या, देखो ये श्रमिक का कार्य करती है, क्योंकि ये देखो जो अंडे नहीं दे सकती, क्योंकि इनके जो जनन अंग है वो अच्छे से विकसित नहीं होते हैं। जो अगुणित ड्रोन होते हैं, अगुणित नर होते हैं या ड्रोन होते हैं, या अगुणित या अनिषेचित, किससे बनते हैं? अगुणित या अनिषेचित अंडों से बनते हैं। इनके जो जो अंडे होते हैं ये अगुणित या अनिषेचित अंडों से बनते हैं। ये नर की भांति स्पर्म उत्पन्न करते हैं। सिर्फ इनका क्या कार्य होता है? स्पर्म उत्पन्न करना और फर्टिलाइजेशन में वर्क करना। उसके बाद इनका कोई भी वर्क नहीं होता है। अब इसकी हम लोग क्या, इसका जो है लिंग निर्धारण समझते हैं। अब हम लोग इसका लिंग निर्धारण समझते हैं। क्या समझते हैं? लिंग निर्धारण समझते हैं। देखिए मधुमक्खी रानी, जो मधुमक्खी रानी होती है वो डिप्लॉयड होती है। कैसे होती है? 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। जो नर होते हैं इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 होते हैं। और जो आपका नर होता है वो हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। और इसमें जो है गुणसूत्र कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो जो आपकी मधुमक्खी रानी है इनसे 2n मिले, 2n मिले। कितने मिले? 2n मिले। ठीक है, तो यहाँ से नर से कितने मिले? यहाँ से 2n मिले। ओके, आप समझते हैं। जो रानी मधुमक्खी है उससे पहले समझ लेते हैं। इससे आपके देखो 2n मिले, तो अब इससे देखो एक ये अनिषेचित है। कैसा है? इसका निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित है। अनिषेचित अंडे का जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे नर बनेंगे, यानी कि ड्रोन बनेंगे। क्या बनेंगे? नर बनेंगे, यानी कि ड्रोन बनेंगे। और इस जो विभाजन होता है, इस निषेचन को, जो ये समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन के द्वारा क्या बनते हैं? नर का निर्माण होता है या फिर ड्रोन का निर्माण होता है। और दूसरा जो आपके पास एन है, दूसरा जो एन है, जो क्रोमोसोम है, उसने क्या किया, देखो जो नर है वहां से एक एन आया, तो यहाँ से क्या बना? 2n बना। क्या बना? 2n बना, एक जाइगोट बना। और ये एक ऐसा है निषेचित एग है, ये एक ऐसा निषेचित एग है। ठीक, निषेचित एग से क्या बनेगा? 2n जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ पे क्या, मधुमक्खी जो होगी, मधुमक्खी रानी का निर्माण होगा। मधुमक्खी रानी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मधुमक्खी रानी का निर्माण होगा। श्रमिक का निर्माण होगा, श्रमिक का निर्माण होगा और मधुमक्खी रानी का निर्माण होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? जो निषेचित अंडे से आपकी श्रमिक बनेगी और मधुमक्खी रानी बनेगी, और आप सैनिक भी कह सकते हो, बनेंगे। और जो अनिषेचित अंडा है उससे क्या, केवल क्या बनेंगे? ड्रोन बनेंगे। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या 32 होगी, और जो ड्रोन होंगे, जो अनिषेचित अंडे होंगे, वहां पे जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।